जी कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर 9 एथिकल डिसीजन मेकिंग। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम अपना लास्ट मॉडल कंक्लूड करेंगे जो कि है टगर्स मॉडल। इससे पहले हमने आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स मॉडल स्टडी कर लिया, फिर उसके बाद अमेरिकन काउंटिंग एसोसिएशन मॉडल डिस्कस कर लिया और आज हम डिस्कस करेंगे टगर्स मॉडल। लेकिन ध्यान में रखिएगा हमने अमेरिकन मॉडल के क्वेश्चन नहीं किया कोई, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं किया, हमने कंसेप्ट समझ लिया। लेकिन जब तक आप उसका क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे, उसकी एप्लीकेशन नहीं सीखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मॉडल वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो पहले क्विकली हम रिवाइज करेंगे अमेरिकन मॉडल, फिर उसके बाद हम टगर मॉडल की तरफ जाएंगे। क्लियर? आपको क्वेश्चन मैंने रीड करने के लिए शायद कहा था कि आपने इसको रीड करना है, ठीक है, रीड किया होगा आपने। मेरा ख्याल है 40-50% आपको चीजें समझ आई होंगी, इससे ज्यादा नहीं समझ आएगी। ऐसा ही है कि 50% भी नहीं आई? 50% आधा को समझ आ गया ना कि क्या कह रहे हैं, आधी बातें समझ नहीं, बिल्कुल ठीक है, मेरी असेसमेंट यही थी, एक्सपेक्टेशन यही थी। ठीक, इसका मतलब है आप ठीक लेवल पे हैं। बाकी चीज हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का, इसमें हम टकर मॉडल डिस्कस करेंगे, एथिकल डिसीजन मेकिंग का। फिर डिस्कशन होगी हमारे 3 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन हमारा अमेरिकन मॉडल के ऊपर है और 2 क्वेश्चन हमारे टकर मॉडल के ऊपर है। इसके अलावा आपको फिर आज होम असाइनमेंट के तौर पे जो आपने रिटन फॉर्म में होम असाइनमेंट करनी है, एक एग्जाम्पल है सेफ स्टोर्स लिमिटेड के नाम से। सेफ स्टोर, इसको आपने रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करना है, ये आपकी आज की रिटन होम असाइनमेंट है, जेन में रखिएगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं जी। 2 हमारे पास मॉडल हैं जो हमने डिस्कस करने हैं आज। एक कर चुके हैं अमेरिकन मॉडल, लेकिन उसकी क्विक रिवीजन करेंगे और फिर टगर मॉडल की तरफ जाएंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये एथिकल मॉडल जितने भी है ना, ये सोचने का तरीकाकार है, फैसला करने का तरीकाकार है। मैंने आपको बताया था ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि आपने कोई भी डिसीजन करना है ना, तो इन फैक्टर्स को कंसीडर करना है। ठीक है, डिसीजन पे पहुंचने के लिए आपको इन स्टेप वाइज सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आपको कोई भी केस दूं और आपसे पूछूं बताइए इस केस में क्या करना है, गोली मारे टक्कर को, छोड़े अमेरिकन मॉडल क्या कहता है, तो आप अपनी कॉमन सेंस की बेस पे भी सिचुएशंस का एनालिसिस करके सही कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये जहन में रखेगा। हमने आखिर जितनी इतनी जिंदगी गुजारी है, कुछ ना कुछ एथिकल ग्राउंड्स के अंदर अंदर रह के गुजारी है। ठीक है, ये भाई यहाँ पे बैठे उनके साथ लड़ते नहीं है, ठीक है, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक एथिक्स की एग्जाम्पल है। तो हमें अपने इर्द गिर्द पता है कि हमने एथिक्स को कैसे फॉलो करना है। हमने जो कमजोर लोग हैं उनके ऊपर जुल्म नहीं करना, हमने चोरी चिकारी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ये सारी क्या चीजें, ये सारी एथिक्स है। इन्हीं की एप्लीकेशन अगर आप कॉर्पोरेट लेवल पे लेके आए, कंपनी के केस में अप्लाई करें, तो वो एथिक्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग बन जाता है। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखिएगा कि सही नतीजे पे पहुंचने के लिए आपको किसी भी मॉडल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन पे आप उस केस को, फैक्ट्स को पढ़ के पहुंच जाते हैं। और आपने हर केस को जब पढ़ना है ना, तो पहले मॉडल से हटके सोचना है, डिसीजन मेकिंग करनी है कि इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। ये मॉडल के पॉइंट ऑफ, क्योंकि अगर डायरेक्ट मॉडल को आप फॉलो करना शुरू कर जाएंगे ना, तो ये एक तरह से रट्टा बन जाएगा आपका, आपको समझ नहीं लग रही होगी आप क्या कर रहे हैं, बस आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। सबसे पहले कोई भी केस स्टडी एथिक्स की आ जाए, आपने खुद से पूछना है कि मैं अगर इस सिचुएशन में हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। और इसमें सारे फैक्टर्स को आपने सामने रखना है, सिर्फ अपना फायदा नहीं सोचना। ये तो आपको पता है एथिक्स क्या कहते हैं कि सिर्फ मैं अपना फायदा सोचूं, या अपने से इर्द गिर्द जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका भी फायदा सोचना है, सबका फायदा सोचना है। तो आप सबका फायदा सोचते हुए अपना भी फायदा सोचें। आपको जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लगे वो आपका डिसीजन होगा। पहले आपने क्वेश्चन के फैक्ट्स को पढ़ के किसी एक डिसीजन पे पहुंच जाना कि यहाँ पे ये होना चाहिए। फिर इसके बाद हम डिसाइड करेंगे नेक्स्ट लेवल पे कि हमने अब उसको, उसने कहा सिचुएशन का एनालिसिस करो, अमेरिकन मॉडल के मुताबिक करना है कि टकर मॉडल के मुताबिक करना है। इसके बाद फिर हम, अब फर्क क्या रह जाएगा, अब आपने सिर्फ ये करना है कि अगर टकर मॉडल उसने पूछा है तो टकर ने जो जो स्टेप्स कहे थे हेडिंग्स बना के उन स्टेप्स को फिल करना है कि स्टेप नंबर 1 में क्वेश्चन की ये इन्फॉर्मेशन आएगी, स्टेप नंबर 2 में क्वेश्चन की ये इन्फॉर्मेशन आएगी, स्टेप नंबर 3 में क्वेश्चन की ये इन्फॉर्मेशन आएगी। यानी समझ लें अब आपका पिक एंड ड्रॉप का क्वेश्चन रह गया कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को आपने उन हेडिंग्स में फिट करते जाना। टकर की 5 हेडिंग्स है
और अमेरिकन मॉडल की 7 हेडिंग्स है। ठीक है, अब सिर्फ आपने फिल, और इसमें फिल करते हुए अगर कहीं पे आपको लगे कि कोई हेडिंग ऐसी है जो ओवरलैप हो रही है, या आपको लग रहा है कि कोई एक इंफॉर्मेशन एक हेडिंग के बजाय दूसरे में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एग्जामिनर आपका थिंकिंग पावर देखेगा कि आपने कितनी किस हद तक सोचा है और उस मॉडल को किस हद तक अप्लाई किया है। और एक चीज हमेशा जहन में रखिएगा, सजेस्टेड सॉल्यूशन ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। जैसे थ्योरी के सब्जेक्ट में जहन में रखिएगा, नॉर्मली सजेस्टेड सॉल्यूशन ज्यादा वो सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करने की कोशिश करता है। तो लाजमी नहीं कि आपने उन सारे पॉइंट्स को कवर करें जो कि उसने सॉल्यूशन में दिए हुए हैं। बाद का कुछ एक्सप्लेनेशन भी होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होते हैं। अहम चीज ये है कि आपने उस मॉडल की सारी हेडिंग, सारे क्वेश्चन, सारे स्टेप्स जो भी हैं 5 है या 7 है, उन सबको लिस्ट डाउन करना है और हर एक का एनालिसिस करना है और उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सम टाइम 1 पॉइंट फिल होगा, सम टाइम 2 पॉइंट फिल हो जाएंगे। अब भाई क्या आपके एक एग्जांपल मैं कर रहा था जब, तो मेरे जहन में बड़ा जोर लगाया 2 पॉइंट आए, और जब मैंने आईकैप का सॉल्यूशन देखा उसमें 4 पॉइंट थे। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा गौर किया तो मेरे 2 पॉइंट्स में उसके चारों पॉइंट्स कवर हो रहे थे। मैंने वो सेंटेंस इस तरीके से बनाया था कि उसमें दोनों पॉइंट कवर। तो क्या इसका ये मतलब है कि मेरा सॉल्यूशन जो है वो 50% है? नहीं, पॉइंट कवर हो रहे हैं। तो ये याद रखें, न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है कि जिसमें हम सब की कैलकुलेशन हमें एक ही नंबर के ऊपर पहुंचाएगी। इसमें आपका एनालिसिस, आपकी थिंकिंग है, हर एक के अल्फाज डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस डिफरेंट हो सकता है। अहम चीज क्या है भला, सबसे अहम चीज केस स्टडी को सॉल्व करते हुए क्या है? पहला, आपने केस को पढ़ के खुद से एनालिसिस कर लेना है, इन सारी थ्योरीज को साइड में रख के, कि यहां पे क्या होना चाहिए, क्या ये जो हो रहा है ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर इसके बाद जो भी उसने केस मॉडल हमसे पूछा, हम उसकी हेडिंग्स देके उसके अंदर जो क्वेश्चन की केस स्टडी की इंफॉर्मेशन है उसके अंदर डालते जाएंगे, ताकि उसे पता चले हम जिस नतीजा वही आएगा जो हमने पहले सोचा हुआ है। लेकिन फर्क सिर्फ यह, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हमने इस मॉडल को अप्लाई करते हुए इस नतीजे पे पहुंचे। कुछ समझ आई आपको? आगे चलिए अब क्विक रिवीजन करते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे। अमेरिकन काउंटिंग एसोसिएशन मॉडल क्या कहता है? सबसे पहले क्या करना है, ये आपकी हेड, ये सारी आपकी हेडिंग्स हैं, ये आपको याद है? हाँ शाबाश, याद है तो अच्छी बात, नहीं याद तो ये सारी हेडिंग याद कर लें। ये आपने जब कभी वो हमें कोई भी मॉडल अप्लाई करने को कहेगा, स्टेप 1 आपने ये हेडिंग लिखनी, हर हेडिंग के नीचे 3-3 4-4 लाइन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन का एनालिसिस भी इसके अंदर डालना है। ठीक है, हर हेडिंग के अंदर 3-3 4-4 की लाइन छोड़ के अगली हेडिंग दे दें। सिमिलर अप्रोच इधर होगी। एस्टैब्लिश फैक्ट्स ऑफ द केस का मतलब क्या है? 1 मिनट, जिससे पूछूं वो बताएगा, जल्दी से बताते जाए जी मेरे भाई। एस्टैब्लिश फैक्ट्स का मतलब क्या है? केस स्टडी के अंदर काम की इंफॉर्मेशन उठानी है, फैक्चुअल, कि एक्चुअली हुआ क्या। जैसे समरी बनाते थे ना, समरी उठानी है, उसमें जो भी 2-3-4 बड़े बड़े वकूए हुए हैं, ठीक है, वो आपने इंक्लूड करना है। किसी को हायर किया गया है, किसी को फायर किया गया है, किसी को प्रमोशन दी गई है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की गई है, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन, जो भी उसने बड़े बड़े हमें इश्यूज बताए हैं केस में, वो आपने आइडेंटिफाई करना है। अब ये आपकी एनालिटिकल, ये सबसे ज्यादा आपकी एनालिटिकल पावर इस स्टेप पे यूज होगी कि आपने इसकी समरी बनानी है और सारे फैक्ट्स कंसीडर करने हैं। अगर यहां पे आपने किसी फैक्ट, क्योंकि आगे चल के आगे स्टेप्स जो है ना वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर यहां पे आपने 2-3 स्टेप्स लिख दिए, एक स्टेप स्किप कर गए, तो आगे चल के फिर आप उस स्टेप को अपने एनालिसिस में इंक्लूड नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स आपने यहां पे लिखने हैं। इसका यह मतलब नहीं सारे का सारा केस रिप्रोड्यूस कर देना, टू द पॉइंट। क्लियर हो गया? वो हुआ क्या क्या हुआ केस में, लिख दिया। फिर इसके बाद एथिकल इश्यूज, भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, वो प्रॉब्लम, एक बंदे का 3 लोग थे, एक को प्रमोशन मिली, 2 को प्रमोशन नहीं मिली। ठीक है, और क्वेश्चन में उसने कहा कि जिसको प्रमोशन मिली है वो सीईओ का कोई रिलेटिव है। अब आप फैक्ट्स में तो लिख देंगे फैक्ट, एथिकल इशू में क्या लिखेंगे? क्या प्रमोशन जो है वो फेयर बेसिस पे हुई है? ठीक है, क्या वो जो सीईओ था उसने ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन, ये इशू है। तो एथिकल इशू में ये लिखेंगे कि एथिकल प्रॉब्लम क्या इन्वॉल्व है।
फिर इसके बाद नॉर्म्स प्रिंसिपल्स आर वैल्यूज रिलेटेड टू केस, इस केस से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल एथिकल नॉर्म्स वगैरह है उनको कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्या ये नॉर्म है उस जगह की, उस एरिया की, उस जुरिस्डिक्शन की। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या क्या हो सकते हैं या हो सकते थे, कि क्या किसी को भी प्रमोशन ना दी जाए या सबको प्रमोशन दी जाए। ठीक है, या जिसको प्रमोशन इसको देने की बजाय किसी और को प्रमोशन दी, ये सारे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है जो आपने उसमें डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट, इसके बाद मैच नॉर्म्स आर प्रिंसिपल एंड वैल्यूज टू ईच ऑप्शन। वो कह रहा है फिर आपने प्रिंसिपल्स को, नॉर्म्स को के लिहाज से ऑप्शन को वैल्यूएट करना है कि इन ऑप्शन में से कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं जो नॉर्म्स और प्रिंसिपल के साथ मैच करती हैं और कौन कौन सी ऐसी है जो उसके साथ मैच नहीं करती। यानी एक ऑप्शन अगर ऐसी है जो कि इलीगल है, एक ऑप्शन ऐसी है जिसको के लोकल प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स मना करती हैं, या एक ऑप्शन ऐसी है जिसको उस इलाके में, विसिनिटी में बुरा समझा जाता है, उनको हम रूल आउट कर देंगे। और जो ऑप्शन हमारी नॉर्म प्रिंसिपल से मैच करती है उनको कंसीडर कर लेंगे। अब यहां पे ये एक तरह से ना फिल्ट्रेशन का स्टेप है, जिसमें हमारे जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जो ऑप्शंस है वो फिल्टर हो जाती, कम हो जाती हैं। एनालिसिस सबका करते हैं, लेकिन कुछ को हम ओके कर देते हैं, कुछ को नॉट ओके। जिनको ओके कर देते हैं फिर हम देखते हैं इनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस मोस्ट बेनिफिशियल हो उनको क्या करेंगे, डिसीजन बना लेंगे अपना। ठीक है, ये सारे स्टेप्स इनफॉर्मली आप केस आप कर रहे होते हैं। अगर मैं ये ना भी बताता आप कर रहे होते हैं, मैं सिर्फ आपको क्या सिखा रहा हूं कि आपने लिस्ट बना के इन जो आपके माइंड में एनालिसिस चलता है ना इनफॉर्मली, उसको फॉर्मल शेप दे देनी है। क्लियर, आगे चलते। अच्छा, कुछ केस स्टडीज में आई कैप फाइनल डिसीजन लेने को से अवॉइड करता है, बचता है। यानी वो ना जनरल बात कर देता है कि मैनेजमेंट को चाहिए ये जो उसने सारी ऑप्शंस कंसीडर कर लिए ना, इनकी रोशनी में बेस्ट फिट एक्शन अडॉप्ट करे। और भाई बेस्ट फिट एक्शन है क्या, वो तो बता दो, वो तो बता दो। एनालिसिस करने के बाद भी अगर हम कहें तो आप चाहें तो ये लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप उसमें डिसीजन दीजिए कि इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक डिसीजन होना चाहिए, प्रमोशन होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, अगर आपको लगे कि दोनों साइड के प्लस माइनस हैं, ठीक है, तो फिर उस सूरत में वो जनरल लाइन लिख सकते हैं। वरना कोशिश हमारी प्रायोरिटी क्या होगी कि स्पेसिफिक ऑप्शन में से जितनी ऑप्शन उसने कही है एक सेलेक्ट करके उसको डिसीजन दे। ये अमेरिकन मॉडल का यार। अब आते हैं टकर्स मॉडल। मुझे पर्सनली अमेरिकन मॉडल की निस्बत टकर मॉडल ज्यादा पसंद है। ठीक है, और इसका क्योंकि ये लॉजिकल एनालिसिस करता है, टू दी लंबी चौड़ी बात नहीं करता और क्लियर इंफॉर्मेशन देता है। इसमें ये चीज कंसीडर करनी है, सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन। सबसे कहता है जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करो ना, कोई भी एथिकल डिसीजन मेकिंग करनी हो, आपने कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने और जो उनका जवाब आए उसकी रोशनी में फैसला करेंगे। अपने आप से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, ये कुछ क्वेश्चन है। इनका अगर आंसर यस में आए ना सबका, तो वो तो बेहतरीन डिसीजन है, उसको तो चुप करके फौरी तौर पे करो। अगर किसी का यस और किसी का नो आए ना, तो फिर आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है। अगर सारे क्वेश्चंस का आंसर गुड है तो फिर तो वो बेहतरीन डिसीजन है ना। सबका बैड है, वो भी बैड, लेकिन वो क्विकली डिसीजन कर लेंगे नो करना है। किसी का यस किसी का नो होगा ना, तो वो फिर आपको एनालिसिस ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा यहां पे क्या करना चाहिए। सबसे पहला सबसे अहम कोई भी डिसीजन करना है आपने टकर मॉडल में, कहता है सबसे पहले क्वेश्चन पूछे इज इट प्रॉफिटेबल, क्या ये प्रॉफिटेबल है। यानी वो डिसीजन कब प्रॉफिटेबल होगा, जब उस डिसीजन के करने से या तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा या एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे, तो हम कहते हैं वो प्रॉफिटेबल है।
वो डिसीजन प्रॉफिटेबल है। अच्छा, फिर कमेंट्री करते हुए समझाता है, कहता है जरा गैस करो मैंने सबसे पहले प्रॉफिटेबल क्यों कहा, इसको समझो। सबसे पहले प्रॉफिटेबल क्यों कहा? इसलिए कि आप डिसीजन कर रहे हैं कंपनी का, और कंपनी किसकी वजह से चल रही है? शेयर होल्डर। कहता है सबसे पहले उनका भला सोचो, सबसे पहले, लेकिन सिर्फ उनका भला ना सोचो, सबसे पहले उनका भला, शेयर होल्डर। लेकिन सिर्फ आप में किसी को पता है वर्ड शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में क्या फर्क है? पता है क्या फर्क है? स्टेक होल्डर से मुराद हर वो पार्टी जिसका कंपनी के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है, जिसका कंपनी के साथ कोई ना कोई इंटरेस्ट है। जैसे लेंडर्स, जो लोन देते हैं, कंपनी का इंटरेस्ट है, कंपनी चलेगी, उन्हें लोन भी वापस मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। कंपनी डूबी, उनके पैसे भी डूब गए। और गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है? टैक्स। ये डिफरेंस गौर से समझिएगा शेयर होल्डर स्टेक होल्डर में। इसके अलावा और क्या स्टेक होल्डर हो सकता है? सप्लायर का क्या स्टेक हो सकता है? कंटिन्यूड बिजनेस रिलेशनशिप। इसी तरह कस्टमर है, कंटिन्यूड बिजनेस। एक अहम स्टेक होल्डर, दो अहम स्टेक होल्डर भूल रहे हो। एम्प्लॉइज, शाबाश। एम्प्लॉइज का क्या स्टेक है? जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन। और अच्छा, जो आप भूल रहे हैं ना, वही आई के आपने केस स्टडी में पूछा हुआ है। एक और भी पूछे हुए हैं, लेकिन कस्टमर तो हो गया, डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज में आ गए। शेयर होल्डर तो हमारे सबसे पहले कहा ना, शेयर होल्डर तो सबसे पहले कहा। पब्लिक, लोकल सोसाइटी, शाबाश। लोकल सोसाइटी का क्या स्टेक हो सकता है? एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, शाबाश। पोल्यूशन वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। या उन्हें कुछ हो सकता है बेनिफिट्स भी मिलते हो, भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है ना उस इलाके में, ठीक है। जिस इलाके में कोई कंपनी स्टैब्लिश होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, कल्चर में इफेक्ट होता है। तो शेयर होल्डर में और स्टेक होल्डर में फर्क है, ये चीज समझ आ गई आपको? सबसे पहले हम किसका फायदा सोच रहे हैं? इज इट प्रॉफिट? पहले क्वेश्चन शेयर होल्डर का, स्टेक, सारे स्टेक होल्डर्स का नहीं। शेयर होल्डर का क्राइटेरिया पास होगा तो आगे चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपका डिसीजन प्रॉफिट लॉस मेकिंग है, तो बाकी सबका फायदा भी होता हो ना, वो फायदा शॉर्ट टर्म होगा। 2-3 साल बाद तो कंपनी डूब जाएगी। लॉस मेकिंग कंपनी कितना गुस्सा चलती है? नहीं चलती। कहता सबसे पहले देखो प्रॉफिटेबल है कि नहीं डिसीजन आपका। प्रॉफिटेबल है तो ठीक है। अच्छा, एग्जाम में अगर प्रॉफिटेबल नहीं भी हुआ ना, तो आपने यहीं पे नहीं रुक जाना कि प्रॉफिटेबल नहीं है नो डिसीजन, नहीं, एनालिसिस पूरा करना है, एनालिसिस पूरा करना है। आगे चलते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई डिसीजन प्रॉफिटेबल नहीं भी होता ना, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो डिसीजन कंसिस्टेंट बेसिस पे भी चल सकता है। तो हम डिसीजन कंप्लीट, एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। प्रॉफिटेबल की बात क्लियर हो गई। दूसरा, इज इट फेयर? क्या ये फेयर है? फेयर किसको कहते हैं? फेयर किसको कहते हैं? हमारी एक ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई जिसमें मुझे फायदा हुआ, इसे नुकसान हुआ, क्या ये फेयर है? ये फेयर नहीं है, ये फेयर नहीं है, ठीक है। फेयर क्या चीज होती है? जिसमें दोनों पार्टीज का फायदा हो, दोनों पार्टीज का फायदा हो। ए ने बी के साथ जुआ लगाया, जुए में आपको पता है एक पार्टी हमेशा विन और एक लूज की पोजीशन में होती है। क्या ये फेयर ट्रांजैक्शन है? नहीं फेयर। अगर दोनों बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में दोनों का फायदा होता है। अब आप यहां पे पढ़ने के लिए आए हैं, आपका भी फायदा है इसमें, आपको, हमारा टीचर का भी फायदा है, कॉलेज का भी फायदा है, इवन सोसाइटी एट लार्ज का भी फायदा है। इसमें किसी एक सिर्फ शेयर होल्डर का बेनिफिट नहीं है, अदर स्टेक होल्डर्स का बेनिफिट भी है। तो क्या ये एक्टिविटी फेयर है? यस, फेयर है। हर वो एक्टिविटी जो सिर्फ शेयर होल्डर्स को फायदा दे रही होगी, याद रखिए वो प्रॉफिटेबल तो है, वो फेयर नहीं है। अब मुझे बताइए, सिगरेट और स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह सेल करना या इस तरह की रिलेटेड एक्टिविटीज, स्मगलिंग, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। पहला क्राइटेरिया पास। क्या ये एक्टिविटीज फेयर है? नहीं। फेयर में किस चीज को कंसीडर करना है?
सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को, सिर्फ शेयर होल्डर नहीं, समझ आ रही है इसका मतलब। अच्छा यहाँ पे मुझे रिस्क है कि आप किसी ना किसी स्टेक होल्डर को भूल जाएंगे। केस स्टडी में उसने 2-3 स्टेक होल्डर्स अदर देन शेयर होल्डर डिस्कस किए होंगे और आप शायद कोई एक आधा स्किप, नो प्रॉब्लम। अगर 3 है 2 लिख दिए फिर भी काम चल जाएगा। इवन 2 स्टेक होल्डर्स थे, आपने सिर्फ एक को आइडेंटिफाई, फिर भी काम चल जाएगा। आप ये ना समझिए आपका आधा क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं नहीं नहीं, आधा नहीं, आपका सिर्फ 10% क्वेश्चन गलत हुआ। क्यों? क्योंकि 5 स्टेप्स थे, हर स्टेप के 20% भी अगर वेटेज हो, एक स्टेप आधा किया 10% ही लूज हुआ ना, बाकी 90% तो गेन कर लिया। तो परेशानी ना, लेकिन कोशिश करनी है सोचने की कि सारे स्टेक होल्डर्स को आप आइडेंटिफाई करें कि सबके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। उसमें किसी के लिए बेनिफिशियल होगा, कुछ स्टेक होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, ये ज़हन में रखिएगा। लाजमी नहीं कि जो डिसीजन प्रॉफिटेबल है वो बाकियों के लिए भी ओके एनालिसिस में हम इंक्लूड करेंगे। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट हो गए। टक्कर ने पहला क्वेश्चन क्या बताया हमें अपने आप, प्रॉफिटेबल। दूसरा फेयर का मतलब क्लियर रखिएगा ज़हन में। आगे चलते हैं। इज इट लीगल? इज इट लीगल? डिसीजंस का लीगल होना भी जरूरी है। लीगल होना चाहिए कि नहीं? जो एक्टिविटीज करें कि इलीगल भी चले, लीगल होनी चाहिए। हमने डेवलपमेंट लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन ली 3 मंजिला बिल्डिंग की। अब ये रियल केस, ये हॉस्पिटल था, ये कलमा चौक पे, आपने शायद सुना हो नाम, मसूद हॉस्पिटल। कुछ मिलते जुलते केस फैक्ट्स थे, एग्जैक्टली मुझे भूल गया लेकिन मिलते जुलते। इजाजत ली फॉर एग्जांपल 3 मंजिला बिल्डिंग की, हॉस्पिटल था, और उसके ऊपर 2 मंजिला एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट कर दी मरीजों के लिए, पेशेंट्स के लिए, 5 हो गए। एनालिसिस कीजिए टक्कर मॉडल। इज इट प्रॉफिटेबल? प्रॉफिटेबल। इज इट फेयर? अब देखिए शेयर होल्डर, पेशेंट के लिए भी तो फेयर है, एम्प्लॉइज के लिए भी, एम्प्लॉइज ज्यादा आएंगे। इज इट लीगल? लीगल नहीं है। ठीक है, क्यों? लॉ की रिक्वायरमेंट्स की वायलेशन करते हैं, लॉ की रिक्वायरमेंट्स की वायलेशन करते हैं। अच्छा मैं आपके जहन में क्वेश्चन छोड़ता हूं, आप अगर जज हो, आपके सामने ये केस है, आप क्या फैसला करेंगे? क्या ऊपर वाली 2 मंजिलें उड़ा दी जाए कि चले गलती हो गई तो चलते रहने दे, फाइन करें और चलते रहने दे? गलत। इसका मतलब ये होगा ये दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट होगी। ये तो कंपनी है ना। अब देखें जब लोग आर्गुमेंट्स देते हैं ना, तो वो लोग ये नहीं देखते कि रीजन पीछे क्या थी। अब जो दूसरी कंपनी है फॉर एग्जांपल जिसने होटल बनाना है, वो कहेगी सर हम भी तो होटल अब 2-3 मंजिला ऊपर खड़ा कर देते हैं और रूम, हम भी तो अपने कस्टमर को सर्व करें, वो भी यहाँ पे किसी काम से आते हैं, उनका भी इंटरेस्ट होता है, उनको इजाजत दी तो हमें भी इजाजत दीजिए। एक एग्जाम्पल सेट हो जाती है। तो लॉ जो बने होते हैं ना किसी वजह से बने होते हैं, और उस लॉ बनाते हुए सारी चीजों को कंसीडर किया गया होता है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि लॉ की वायलेशन ठीक है, हो जानी चाहिए क्योंकि वो अच्छे पर्पस के लिए की जा रही है। ना ना ना, जब एनालिसिस करना है ना, अच्छा पर्पस है, उसका अच्छा होना किसी और जगह डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहां पे उसका इलीगल होना डिस्कस करना है हमने, कि वो इलीगल है। ठीक है, अच्छा उड़ा देना चाहिए इसको, ऐसे ही है। आगे मुझे ये बताइए, फौरी तौर पे उड़ा देना चाहिए कि कुछ टाइम दे देना चाहिए? टाइम दे देना चाहिए। अच्छा नस्ला टावर में आपको शायद मैं पहले भी एग्जांपल डिस्कस की थी, वो कराची वाला, क्या ठीक किया सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा के? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था शायद, क्या ठीक नहीं किया? क्यों? इलीगल था। अच्छा वेट करना चाहिए, इन्होंने कहा उड़ा दे सर, उसको डिमोलिश करने का डिसीजन में हमें मसला नहीं है, वो कर देना चाहिए था। वरना तो ये जो लोग हैं ये क्या कर अलॉटमेंट करवाते हैं किसी और चीज के लिए और उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटी बना देते हैं। अलॉटमेंट करवाई के पार्क बनवाएंगे, अब खुद बताएं, अगर पार्क का कह के जमीन ली तो उसकी जगह पे हाउसिंग सोसाइटी बना दी, क्या इसकी इजाजत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब कोर्ट ने फिर इस चीज को भी कंसीडर किया कि ये जो बेचारे जो लोग हैं जिन्होंने खरीद लिया है, इनका क्या कसूर है? ठीक, तो आपके ख्याल में इसमें क्या फेयर होता, क्या क्या कोर्ट को करना चाहिए था? टाइम एक्सटेंड कर देते, मेरा हाल टाइम एक्सटेंड किया भी था,
उन्होंने कुछ टाइम दिया था उनको, बिल्कुल। अच्छा, डिमोलिश करने के डिसीजन से तो आप एग्री करते हैं ना? इफेक्टेड पार्टी को कंपनसेशन मिलनी चाहिए थी। क्या ये फेयर? अच्छा, ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कोई, लेकिन आपके ख्याल में लीगल रिक्वायरमेंट, लेकिन आपके ख्याल में क्या ये राइट होता अगर उनको जो इफेक्टिव पार्टीज हैं, जो टेनेंट्स थे उधर, उनको कोई कंपनसेशन दे दी जाती या अल्टरनेट रेजिडेंस प्रोवाइड कर दी जाती? हालांकि लीगल रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन क्या ये राइट एक्शन आपके ख्याल में होता? राइट एक्शन का मतलब क्या है? कि जो मोरली गुड हो, जो मोरली गुड हो, हालांकि लीगली चाहे रिक्वायर्ड ना हो, लेकिन मोरली गुड एक्शन, इसे कहते हैं राइट। राइट में और फेयर में आपने मिक्स नहीं करना। फेयर का ताल्लुक है सारे शेयर होल्डर्स है, ये मिलता जुलता है। प्रॉफिटेबल का ताल्लुक किससे है? फेयर का ताल्लुक किससे है? स्टेक होल्डर। और लीगल और राइट मिलता जुलता है। लीगल का ताल्लुक किससे है? लॉ रेगुलेट। और राइट का ताल्लुक किससे है? लॉ रेगुलेशन से, मोरालिटी से, मोरालिटी अखलाकियात से, कि जो चीज लीगली रिक्वायर्ड नहीं लेकिन आपके ख्याल में अच्छा है, होना चाहिए, करना चाहिए। क्लियर? एक भूखे बच्चे ने रोटी चुरा ली, ठीक है, लीगल है ये? नहीं लीगल। उसको सजा दिलवाई गई, उसको सजा। आपके ख्याल में लीगल है? लीगल नहीं है, पक्की बात है नहीं। जो बंदा चोरी करे, जो बच्चा चोरी करे, उसको सजा नहीं होनी चाहिए? कोई बच्चा क्राइम करे, उसको सजा भाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? हाँ जी, सजा होनी चाहिए ना, वरना किसी बच्चे को बुला के भाईजान को जरा ठुकाई करवाते हैं इनकी। होनी चाहिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज में माफी नहीं है, होनी चाहिए। लेकिन एज सोसाइटी मेंबर थोड़ा सोचिए, क्या ये राइट है कि बच्चे को भूख लगी है, उसको कोई फीड करवाने वाला नहीं है, या घर के हालात ऐसे हैं कि उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, इस वजह से उसने सिर्फ एक रोटी चोरी की और उसको सजा दिलवा दी गई? लीगल है? लीगल है। क्या ये राइट है? यही हमने सोचना है केस में, यही चीजें आपको वो एनालिसिस करवाएगा। और लास्ट, इट इज सस्टेनेबल, यानी जो भी आप डिसीजन करते हैं, क्या ये परमानेंट बेसिस पे आप इसको चला सकते हैं? परमानेंट बेसिस पे वही डिसीजन चलता है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। एक तो वो चलता है जो प्रॉफिटेबल हो ना, वो भी परमानेंट। लेकिन याद रखें, वो ये कहते हैं कि इस दुनिया में इन्वायरमेंट हमारे लिए इतना अहम है कि हर डिसीजन मेकिंग में इसको कंसीडर करना है कि कहीं इस डिसीजन का एनवायरनमेंट पे बैड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। और अगर किसी डिसीजन का एनवायरनमेंट पे बैड इफेक्ट हो रहा है तो उस डिसीजन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आज ना से 100 साल बाद, 500 साल बाद हमारा जो अर्थ है ये रहने के काबिल नहीं रहेगी अगर आपका डिसीजन एनवायरनमेंट फ्रेंडली ना हुआ तो। ठीक है? क्या हम इंपोर्ट कर सकते हैं? तेल इंपोर्ट करते हैं, हमें डॉलर पे करना पड़ता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है। हमारे पास दूसरी ऑप्शन है, क्या कोयला को एज सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पोल्यूशन होती है, पोल्यूशन होती है। ठीक है? क्या ये प्रॉफिटेबल है डिसीजन? सस्ता पड़ेगा, पेट्रोल प्रॉफिटेबल है। क्या ये फेयर है? विद इन द कंट्री फेयर है, गवर्नमेंट के लिए भी। लोकल माइनिंग का काम शुरू होगा, एक्सट्रैक्शन का काम शुरू होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। क्या ये लीगल है? यस, लीगल भी है। पाकिस्तान में लॉ इसको प्रोहिबिट नहीं करता। क्या ये राइट है? इसमें थोड़ा सा हम डिस्कशन कर सकते हैं। क्या क्योंकि ये पोल्यूशन भी तो क्रिएट करेगा, ठीक है, सोसाइटी को इफेक्ट करेगा, ठीक है, लोकल सोसाइटी को इफेक्ट कर सकता है। या इसमें अगर आप क्लियर कर भी जाए, क्या ये सस्टेनेबल है? सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है, ये एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा। हर वो डिसीजन हमारा जिसका एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट हो, हम क्या कहेंगे? ये सस्टेनेबल नहीं है। कुछ बात समझ आई? तो हमारे डिसीजन एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होने चाहिए। चलिए अब आप खुद बताएं, दोनों मॉडल का कंपैरिजन करें।
आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा क्लियर अप्रोच के साथ डिस्कशन करवाता है? सिंपल यस नो यस नो यस नो, जैसा हम चाहते हैं। इसमें कुछ डिस्कशन यस नो की शक्ल में नहीं होती। जो डिसीजन यस नो में कर रहे हो ना आप, वो निस्बतन आसान होता है। बहरहाल क्लियर हो गया ये दोनों मॉडल। अब इनकी कुछ प्रैक्टिस करें। चलिए आपके पास 3 मिनट है, टकर मॉडल को रीड कर ले। अमेरिकन मॉडल आप रीड कर चुके हैं, तब तक मैं क्वेश्चन रेडी करता हूँ, पास कीजिएगा जी। अब हम कुछ सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आई कैप की बुक में ही क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्वेश्चन 5, किस मॉडल का ये क्वेश्चन कह रहा है? अप्लाई टकर मॉडल ऑन द हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट। अच्छा ये चीज ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपके डिसीजन से फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी अप्रोच से फर्क पड़ेगा कि आपने डिसीजन करते हुए अप्रोच को सही फॉलो किया कि नहीं किया। ठीक है। और सबसे बड़ी गलती, टकर की बजाय अगर टकर पूछे तो अमेरिकन मॉडल ना अप्लाई कर दीजिएगा, अमेरिकन पूछे टकर ना अप्लाई कर दीजिएगा। पहले एक दफा सोच लीजिएगा, टकर मॉडल अप्लाई करना है। हमारे सामने ये क्वेश्चन है। अब मुझे नहीं पता इंफॉर्मेशन वो किस तरतीब से देगा। हो सकता है पहले लीगल एस्पेक्ट बता दे, ठीक है, हो सकता है पहले सस्टेनेबिलिटी का पॉइंट बता दे, लेकिन मैंने अपनी हेडिंग्स लिख दी है और मैं तैयार हूं। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती जाएगी मैं इधर फिट करता जाऊंगा। पहले रिहान बुखारी वाज पोस्टेड टू XYZ रीजन एज द रीजनल मैनेजर इन ऑर्डर टू सेट अप ए मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडरी। बताइए कोई इशू है? नहीं। अच्छा उसने मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडरी बताया है, उसने ये नहीं बताया कंपनी काम क्या करेगी। अगर कोई काम बताया होता ना तो मैं शायद सोचता कि इस काम का हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कुछ कंपनीज की एक्टिविटी एनवायरनमेंट को डैमेज करती हैं, कुछ की डैमेज नहीं करती, कुछ एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इंपैक्ट भी डालती है। आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं किसी ऐसी एक्टिविटी की, कंपनी की एक्टिविटी की जो एनवायरनमेंट को डैमेज करती हो? सिगरेट और इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्शन, अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हो, बिल्कुल ठीक है। तो ये नेगेटिव। अच्छा कोई एग्जांपल दे सकते हैं जो पॉजिटिव इंपैक्ट डालती हो एनवायरनमेंट पे? एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनीज, ठीक है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनीज होती हैं जो कि क्या करते हैं? फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। अच्छा एक कंपनी है वो पेपर बनाती है, पेपर, ठीक है, प्रिंटिंग पेपर, उसके लिए वो दरख्तों को काटती है। ये पॉजिटिव इंपैक्ट डाल, एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं है, ये पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रही है, नेगेटिव। क्या सस्टेनेबल है? नहीं है। तो ये समटाइम जब नेचर ऑफ बिजनेस आपको बताए ना मॉडल में, तो ये सस्टेनेबिलिटी के लिए रेलिवेंट हो सकता है। आगे चलते हैं, लेकिन इसमें नहीं बताया, इसमें रेलिवेंट नहीं है। आगे कह रहे while attempting to set up a new headquarters and manufacturing facility he is facing delay in approval from the local authorities lasting many months। लोकल अथॉरिटीज काफी महीनों से डिले कर रही हैं अप्रूवल को, काफी महीनों से डिले कर रही हैं अप्रूवल को। यहां तक आपके जहन में आ रहा होगा शायद वो रिश्वत मांग रही हैं, लेकिन अभी इस नतीजे पे नहीं पहुंचना। क्वेश्चन में भी उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी, मे भी कंपनी की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट्स में कमी हो, पूरी ना कर रहे हो। यहां तक कोई इंपैक्ट आ रहा है कहीं पे? नहीं। To resolve the issue, he met 3 senior officials who indicated that setting up the subsidiary would go smoothly if Rihan's company would pay them rupees 2 million as a facilitation payment in addition to total official charges of rupees 300,000। कहता ऑफिशियल चार्जेस तो 3 लाख है, 20 लाख दोगे तो काम होगा, वरना नहीं होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा एक मिनट हरे, डिसीजन क्या करना है भला? डिसीजन के ऊपर फोकस कीजिएगा। देखो ऑन द हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट, हमने हायरिंग ऑफ, ये सबसे अहम है कि आप किस डिसीजन का एनालिसिस कर रहे हैं। ये सबसे अहम है कि किस डिसीजन का। हम ये डिसीजन का एनालिसिस नहीं कर रहे रिश्वत देनी चाहिए कि नहीं, ये एनालिसिस करते तो कुछ और हमारी एक्सप्लेनेशन होती, हेडिंग्स नहीं रहती, लेकिन हमारा एनालिसिस किसी और तरीके से होता। हम डिसीजन क्या कर रहे हैं? कंसल्टेंट का। कंसल्टेंट अभी तक नहीं आया। अभी बहरहाल ये समझ लीजिए कि उसने डिले किया है लाइसेंसिंग में, और वो कह रहा है कि जी पैसे दीजिए तो जल्दी लाइसेंस आपको इशू कर देंगे। दे टोल्ड हिम दिस वाज ए रीजनेबल अमाउंट कंपेयर्ड टू व्हाट अदर कंपनीज यूजुअली पे देम फॉर द सेम सर्विस। कहता ये आपके लिए हमने रेट कम किया हुआ है, वरना तो हमारा 4 मिलियन का रेट है। ठीक है,
चलिए यहां तक बात समझ आ गई। आगे, रिहान वाज डिसमेड सिंस ही वाज अवेयर। डिसमेड का क्या मतलब होता है पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे डिसअपॉइंटेड का वर्ड होगा, उदास होगा, वो परेशान होगा। सिंस ही वाज अवेयर दैट ब्राइबरी वाज अगेंस्ट हिज कंपनीज पॉलिसीज, ब्राइबरी कंपनी की पॉलिसीज के खिलाफ है, on how to do business and that its violation would not be tolerated under any circumstances, और इसकी वायलेशन को कंपनी टॉलरेट नहीं करेगी। 2 days after the meeting he receives a call from CFO that if the delays are not resolved soon he will be replaced by a more efficient manager। कहा भाई डिले को जल्दी जल्दी खत्म करो वरना एक दूसरे एफिशिएंट मैनेजर को आपकी जगह पे भेज देंगे जो काम जल्दी करवा लेता होता है। रिहान वाज अप्रोच्ड बाय ए कंसल्टेंट, रिहान के पास कंसल्टेंट आया who offered to get the approval without further delay at a fee of rupees 2.8 million। उसने कहा सर बेफिक्र हैं आप, घर बैठ जाए, आपको कोई गैर कानूनी काम नहीं करना पड़ेगा, आपकी जगह पे भाई हाजिर है, 2.8 मिलियन मुझे दीजिए और फिर देखिए आपका काम कैसे होता है। बजट ऑफ रुपीज 3 मिलियन एज ए प्रोविजन फॉर पेमेंट टू कंसल्टेंट फॉर लीगल एंड बजट में 3 मिलियन का बजट है। He is now thinking of hiring the consultant, वो सोच रहा है कि कंसल्टेंट को हायर करें, कंसल्टेंट को हायर करें। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर हम अमेरिकन मॉडल यूज कर रहे होते, मैं आपसे पूछता फैक्ट्स ऑफ द केस बताएं, क्या बताते? ये सारा कुछ बताते, गलत बताते। ये सारा कुछ आपने 2-3 पॉइंट्स में बताना है। डिले इन लाइसेंस, ऑफिशियल आस्किंग फॉर ब्राइबरी, कंसल्टेंट सेज ही कैन डू इट एट हाई कॉस्ट, एट हाई कॉस्ट। ये 3, मेरा ख्याल है ये 3 पॉइंट तकरीबन केस के फैक्ट्स को समराइज कर देते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट वो ऐड भी कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट वाली बात भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे। पहली चीज, अप्लाई टक्कर्स मॉडल ऑन द हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट, इज इट प्रॉफिटेबल? यस भी है, नो भी है, यस भी है, नो भी है। प्रॉफिटेबल कैसे है? हायरिंग का डिसीजन, हायरिंग करने से प्रॉफिटेबल कैसे? भाई जल्दी काम होगा, कंपनी जल्दी बनेगी, प्रॉफिट जल्दी आना शुरू हो जाएगा। और नॉट प्रॉफिटेबल का डिसीजन कैसे है? आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर ऑफिशियल से कंपेयर करें तो 3 लाख ज्यादा, और अगर सरकारी अमाउंट से कंपेयर करें तो फिर 25 लाख ज्यादा देना पड़ेगा। भाई ये भी तो है, नहीं 25 लाख ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, ये प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आएगा। अगर आपका पर मंथ प्रॉफिट ही 1 लाख रुपया हो तो आप तो साल भी और इंतजार कर लेंगे। भाई प्रॉफिटेबिलिटी में सिर्फ ये बात लिखनी चाहिए कि कंपनी डिले होने से उसको नुकसान हो रहा है और जल्दी अगर लाइसेंस मिल जाएगा तो फायदा होगा। ये कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट का डिफरेंस है वो भी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। इज इट प्रॉफिटेबल? ये आपने दोनों पॉइंट लिख दिए। अब कंक्लूजन देना लाजमी नहीं है कि यस प्रॉफिटेबल या नो, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्रॉफिट कितना होता है कंपनी का, लेकिन रेलिवेंट पॉइंट दोनों लिख दिए, इज इट प्रॉफिटेबल। क्लियर? तो बजाहिर लग रहा है कि इज इट प्रॉफिटेबल। आप यूं लिख सकते हैं इज इट प्रॉफिटेबल ऑन दिस बेसिस और इट मे नॉट बी प्रॉफिटेबल ऑन दिस बेसिस, दोनों आर्गुमेंट दे दिए, डन। एग्जाम में आर्गुमेंट्स के मार्क्स होंगे, ध्यान में रखिएगा, डिसीजन के नहीं। दूसरा, इज इट फेयर? सारे स्टेक होल्डर, क्यों नहीं, क्यों नहीं? कंपनी का काम हो जाएगा, कंपनी का काम हो गया, कंसल्टेंट का काम भी हो गया, रेहान भी बच गया और ऑफिशियल्स का भी काम हो। भाई और क्या चाहिए फिर? फेयर है, जमीर मुतमिन नहीं ना हो रहा, फायदा सबका है, हालांकि जमीर मुतमिन नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है? जिस काम में फायदा सबका हो, जमीर फिर भी मुतमिन ना हो रहा हो, तो क्या है? राइट नहीं है, फेयर है। बैंक से सूद लेते हैं, बैंक का भी फायदा, सूद देने वाले का फायदा, लेने वाले का भी फायदा, इलीगल भी नहीं है, जमीर मुतमिन नहीं ना होता क्योंकि हराम है, जहन्नुम में जलना पड़ेगा। तो क्या है? लीगल है, फेयर है, राइट नहीं है, राइट नहीं है। तो ये
मॉरल नहीं। तो ये जो डिसीजन है हमारा कि कंसल्टेंट को हायर करना, इज इट फेयर? यस फेयर। आगे आगे आर्गुमेंट्स लिखेंगे, ये छोड़ नहीं आई कि आपने क्या लिखा है या क्या आर्गुमेंट्स लिखे हैं। हमने सोल्यूशन नहीं सीखना, हमने अप्रोच सीखनी। किस किस स्टेक होल्डर को बेनिफिट हो रहा है बताएं उसको। रिहान की जॉब सेव हो रही है, कंपनी को जल्दी लाइसेंस मिल रहा है, कंसल्टेंट की फीस अर्न कर रहा है कंसल्टेंट, और ऑफिशियल्स भी अर्न कर रहे हैं हमको। ठीक। नेक्स्ट, इज इट लीगल? बताइए कितनों का ख्याल है यस, ये हाइब्रिड में से कितनों का ख्याल है लीगल? शाबाश कि ये लीगल है। और कितनों का ख्याल है लीगल नहीं है कंसल्टेंट हायर करना? क्यों लीगल क्यों नहीं है? नहीं, अच्छा, ब्राइबरी कंपनी रिहान नहीं दे रहा, और कंसल्टेंट ने ये भी कहां पे लिखा है कंसल्टेंट ने ब्राइबरी दे के काम करवाएगा बताओ? हाँ, ये तो उसकी फीस है। लेकिन क्या उसकी फीस आपको ये नहीं बता रही कि इसमें वो कुछ पैसे आगे देगा, कुछ मिडलमैन कमीशन अपना रखेगा, और जिम्मेदारी अपने पे ले रहा है। असल में ये क्या कर रहा है, जिम्मेदारी अपने पे ले रहा है कि कल कला को पकड़ा गया ना तो ये कहा जाएगा कि मैंने रिश्वत दी। ठीक है, आपका नाम नहीं आएगा दरमियान में, वो ये सिक्योरिटी या इंश्योरेंस हमें दे रहा है एक तरह से। तो कंसल्टेंट को हायर करना लीगल है। अगर कंसल्टेंट को हायर नहीं करते, डायरेक्ट रिश्वत देते, फिर मैं आपकी बात से एग्री करता भाई कि इलीगल है, फिर एग्री करता इलीगल है। अब हमने कंसल्टेंट को, हमें नहीं पता कंसल्टेंट के काम का तरीकाकार क्या है, हमें नहीं पता कंसल्टेंट के काम का तरीकाकार। अगर कंसल्टेंट हमें बता दे कि भैया मैं तो आगे रिश्वत दूंगा, फिर हम कहेंगे इलीगल है। एक केस स्टडी में उसने ऐसे किया हुआ है, उसने कहा आपका वकील है, उसने आपको बेहतरीन मशवरा दिया, उसने क्या, उसने कहा झूठ बोलो, झूठ बोलो, गलत क्लेम फाइल करते जाओ। उस वक्त हमने कहा कि ये इलीगल है। लेकिन यहां पे चूंकि कंसल्टेंट ने हमें अपना तरीकाकार नहीं बताया, हमें लग रहा है तरीकाकार नहीं बताया, तो ये हम इलीगल इसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट, क्या ये राइट है? क्या ये राइट है जी? ये राइट नहीं है। कैसे राइट नहीं है? कैसे राइट नहीं है जी? ज्यादा चार्ज कर रहा है कंसल्टेंट, इस वजह से राइट नहीं है। यानी आपको लग रहा है कि ये अरेंजमेंट सारे, आपका ज़मीर कुछ आपको इशारा नहीं दे रहा कि कुछ गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है जी? हाँ, इंडिकेशन है, क्योंकि हाई अमाउंट चार्ज कर रहा है ना। हाई अमाउंट चार्ज करने की वजह से हमें ये लग रहा है। हाई अमाउंट चार्ज करना राइट में नहीं आएगा, वो तो प्रॉफिटेबिलिटी में डिस्कस कर चुके हैं। हाई अमाउंट जिस रीजन की वजह से चार्ज कर रहा है वो राइट में आ सकते हैं, वो राइट में आ, कि चाहे लीगली नहीं भी है हम। अब देखें, मैं भाईजान की ठुकाई करूं, ये आप कहेंगे सर इलीगल काम किया आपने। मैंने कहा अच्छा, अब इलीगल कर देते हैं। मैंने इनको सुपारी दे दी। अब मैंने कोई काम किया, मैंने तो नहीं ठुकाई। अब ये इलीगल में नहीं जाएगा, लेकिन ये फिर राइट में चला जाएगा कि ये राइट नहीं है सर। ठीक है, राइट नहीं है ये। क्लियर हो गया? तो ये इसका अगर इस पेमेंट में ब्राइबरी भी शामिल है जो कि लॉयर दे और हमें पता चले अगर तो ये फिर राइट नहीं होगा। क्या ये लास्ट स्टेप सस्टेनेबल है? सस्टेनेबल नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई एक्टिविटी जो एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट डालती हो, कौन सी है भाई? कौन सा? सारी क्लास कुछ और कह रही होती है, एनवायरनमेंट कुछ और कह रहा होता है। क्या 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 इसमें नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है एनवायरनमेंट में? किस पे आ रहा है? फिर किस पे आ रहा है? एनवायरनमेंट पे नहीं आ रहा, किस पे आ रहा है? चलिए भाई, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसका एनालिसिस कर लिया हमने। आगे चलते हैं जी।
फेयर कैसे, सारे स्टेक, फेयर का मतलब क्या होता है? सबका फायदा हो, तो सबका फायदा नहीं है इसमें। शेयर होल्डर्स का क्यों नहीं फायदा हो रहा? शेयर होल्डर का तो हमने ऊपर देख लिया था। पहली चीज तो ये, फेयर में शेयर होल्डर्स का नहीं डिस्कस करेंगे, शेयर होल्डर का फायदा ऊपर देख लिया। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको शेयर होल्डर का फायदा बताऊं इस क्वेश्चन में कि अदर स्टेक होल्डर्स का? शेयर होल्डर का, उन्हें लाइसेंस जल्दी मिल जाएगा, हाई फीस भी, बिल्कुल। ये दोनों पॉइंट है, मैंने दोनों बात बताए। प्रॉफिटेबल में दोनों चीज कंसीडर करेंगे। प्लस भी, प्लस क्या है? लाइसेंस जल्दी मिल जाएगा। नेगेटिव भी, नेगेटिव क्या है? हाई कास्ट। तो कंपनी अपना दोनों का नेट इफेक्ट इंक्लूड करके देखेगी कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू भी है इस डिसीजन का, इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी है। कंपनी दोनों का एनालिसिस करके जो ज्यादा होगा उस लिहाज से डिसीजन कर लेगी। इसमें डिसीजन एंड में देने की जरूरत नहीं है, आप एनालिसिस सारा कर ले, बस डिसीजन की जरूरत नहीं है कि करना चाहिए कि नहीं। किसमें? हाँ, राइट वाले में बिल्कुल पॉसिबिलिटी के तौर पे डिस्कस करेंगे कि ये ब्राइबरी हो सकती है, जो कंसल्टेंट हमें लग रहा है इसकी अमाउंट से कि कंसल्टेंट आगे ब्राइबरी पे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, माहम, अच्छा ये भी कौन सा मॉडल है? टकर्स मॉडल। कह रहे माहम बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली एंड शी इज द फर्स्ट गर्ल इन हर फैमिली टू कंप्लीट अ मास्टर डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। On her return, she visited her grandparents living in her native hometown. वापसी पे उसने कहा यूरोप देख लिया, अब जाके गांव दादाजी से भी मिलते हैं। मिलने के लिए गए, क्या? She was amazed by the hospitality and was showered with gifts. उसके ऊपर गिफ्ट्स की बारिश हो गई। One particular gift caught her eye, a beautiful hand woven set of accessories and चादर, चद्दर जो the intricate design and masterful strokes winning her heart. उसने एक ऐसी चादर, ऐसी शाल उसके सामने आई, उसने कहा ऐसी तो मैंने यूरोप में भी नहीं देखा। She discovered that making hand-woven fabric and embroidery are a common pastime. ये क्या होता है? टाइम पास नहीं होता, खुदा का हो। चलिए, आपकी भी इंग्लिश मेरे जितनी है। For the women in the village and they are unaware of the potential value of their, उसे पता चला कि इसकी बाहर ज्यादा वैल्यू है और यहाँ के जो लोकल लोग हैं इनको तो इसकी वैल्यू का पता ही नहीं है। माहम डिसाइडेड टू टेक अ फ्यू ऑफ द, अच्छा यहाँ पे मुझे ये बताइए रुक के, माहम ने फैसला किया, एक फैसला ये भी हो सकता था कि उनको बताए और ये प्रोडक्ट्स जो है ना ये बाहर बहुत हाई वैल्यू की बिकती है, जाके बाहर जाके बेचे। एक दूसरा फैसला लेकिन उसने क्या किया, उनको नहीं बताऊं क्या, ये एक हिडन इंफॉर्मेशन है। माहम डिसाइडेड टू टेक अ फ्यू ऑफ द पीस एंड मैनेज टू सेल देम एट ए गुड प्राइस। उसने कहा मैं खुद जाके इसको बेच लूं। आपके ख्याल में क्या उसका डिसीजन लीगल है? अच्छा एक मिनट आ रही, ये वैसे डिसीजन प्रॉफिटेबल है, फेयर है, उसको बेनिफिट मिल रहा है लेकिन दूसरे लोगों को बेनिफिट, लेकिन अगर वो उनको अच्छी सैलरी पे रख ले फिर फेयर भी हो जाए क्योंकि उनका भी फायदा हो रहा है, लेकिन क्या राइट है? हाँ, हम ये कहते हैं नहीं, अगर वो उनको इस काबिल बनाए कि वो खुद सेल कर दे तो ये पार्टनर बना ले यहाँ उनको, या पार्टनरशिप, तो ये फिर राइट हो जाएगा। बहरहाल आगे चलते हैं। Inspired by this success, she decided to set up a distribution center to sell the handicrafts made by women in the village to high-end customers. ठीक है, उसने कहा हाई एंड कस्टमर, उसने कहा वो जो डिफेंस वाले हैं, वो जो गुलबर्ग वाले हैं, इनको भेजते हैं। फिर क्या किया उसने? She hired female workers on a daily wage basis that conforms to the minimum wage law. और उनको कम से कम जो सैलरी है वो दी, उनको स्टाइपेंड नहीं दिया, उनको क्या दिया? मिनिमम वेज। इस इंफॉर्मेशन से क्या हमें इंफॉर्मेशन मिली? लीगली। इज इट लीगल? यस। एंड प्रोवाइडेड अ मटेरियल टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हैंडीक्राफ्ट।
द सेंटर वाज हाईली सक्सेसफुल, सेंटर भी सक्सेसफुल हो गया। पहले उसने सैंपल बेस पे कुछ प्रोडक्ट्स बेची, वो प्रॉफिटेबल थी, फिर उसने सेंटर बनाया, वो प्रॉफिटेबल। अब आगे क्या? शी अर्न्ड ह्यूज प्रॉफिट ड्यूरिंग हर फर्स्ट ईयर and decided to expand the business by displaying her products at the International Heritage Fair, the biggest South Asian arts and crafts exhibition. उसने कहा मैं इंटरनेशनल लेवल पे इसको एग्जीबिशन में लेके जाऊं। Through this exhibition, she received several big orders and now she plans to expand and run it as her main business. देखा, इसको मैं मेन बिजनेस के तौर पे चलाऊं। While planning for expansion, she decided to hire women at the monthly wage that conforms to the minimum wage laws. उसने कहा मजीद हायरिंग करें और वो भी मिनिमम वेज को कंप्लाई करता हो। She knows that for next few years there would not be any competitor and workers would not have any other competitive opportunity. Workers would not have any other competitive opportunity. कुछ फील हो रहा है आपको इस सेंटेंस से कि वो कुछ तो ऐसे लग रहा है कि शायद वो मिनिमम वेज को पूरा कर रही है, लेकिन सिर्फ मिनिमम वेज को ही। क्यों भला? क्योंकि से पता वर्कर कहीं उठ के जा नहीं सकता। बहरहाल डिसीजन कहते हैं अप्लाई टकर्स मॉडल। टकर किस पे करना है? इस पूरे क्वेश्चन पे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन दी हुई है। वेज पॉलिसी ऑफ माहम्स एक्सपेंशन, वेज पॉलिसी के लिहाज से डिसीजन करना, ये ज़हन में रखिएगा। हमारा सारा एनालिसिस किसके गिर्द घूमेगा? उसके नेचर ऑफ बिजनेस के गिर्द नहीं, उसकी एक्सपोर्ट्स वगैरह के गिर्द नहीं, वेज पॉलिसी के गिर्द। इज इट प्रॉफिटेबल? कैसे प्रॉफिटेबल है? ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर, इसका मतलब है जो उसको पैसे दे रही है उससे ज्यादा अर्न कर रही होगी। यस प्रॉफिटेबल है, एग्री करते हैं? आगे चलते हैं नेक्स्ट। इज इट फेयर? इज इट फेयर? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है फेयर है? कितनों का ख्याल है नहीं है? है भी और नहीं? कैसे है? महम नहीं, महम को तो हमने ऊपर कवर कर दिया ना। शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर को फेयर में नहीं लेके आएंगे, उसको प्रॉफिटेबल में हमने कवर कर दिया। अब बताइए फेयर है, आपका क्या ख्याल है भाई? जो फेयर है वो कौन होगा जो कहते हैं फेयर है? बताइए यार, किस वजह से फेयर है? फेयर, हाँ पैसे उनको दे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है वर्कर्स के लिए, इसलिए फेयर है। मिनिमम वेज दे, किस वजह से फेयर? अब जो फेयर कह रहे हैं फेयर नहीं है, उनका आर्गुमेंट कितने सुन गया फेयर नहीं जी? लास्ट लाइन में भाई शाबाश, वो कह रहे हैं लास्ट लाइन से हमें लग रहा है कि वो अनफेयर एडवांटेज ले रही है क्योंकि मार्केट में दूसरा कंपेटिटर नहीं है, और ये मुझे पॉइंट ज्यादा अपील कर रहा है। ये भी है कि उनको अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही है ना लोकेलिटी को, वरना तो बेरोजगार रहते हैं। आप फेयर में ये पॉइंट भी डिस्कस कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज के लिए प्लस पॉइंट ये है, फेयर पॉइंट ये है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं। लेकिन अनफेयर पॉइंट क्या है कि कंपेटिटिव एडवांटेज उनके पास नहीं है जिसका बेनिफिट माहम उठा रही है। जी इसको मोरल में कर लें, इसको मोरल में कर लेंगे, लेकिन क्या मोरल में क्लासिफाई करने से गलत नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। कुछ आर्गुमेंट्स ऐसे हैं जो ओवरलैप करते हैं, इसको चले हम मोरल में ले जाते हैं। यहां पे क्या लिखें फिर? सिर्फ क्या फेयर है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बन रहे, ठीक है, चलिए ठीक है। इज इट लीगल? आगे रीजन लिख दीजिएगा, क्यों? बिकॉज कंप्लाइंग विद मिनिमम वेज लॉ। इज इट राइट? मोरली ठीक नहीं लग रहा। क्यों ठीक नहीं लग रहा? हालांकि लीगली तो ठीक है, फेयर भी है, पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय, सैलरी मुझे ठीक ठाक मिल रही है, लेकिन मेरी कंपनी को पिछले सालों की निस्बत दुगना तिगना फायदा हुआ, मेरी सैलरी उन्होंने उतनी जो अच्छी है, अच्छी है, ठीक है। लीगल है ये एक्शन? यस लीगल है। फेयर है? यस फेयर। क्या राइट है? राइट, क्योंकि कंपनी के साथ एम्प्लॉइज को भी तो ग्रो करना चाहिए, कंपनी के साथ एम्प्लॉइज को भी तो ग्रो करना चाहिए, जो कि यहाँ पे एलिमेंट नहीं है। राइट क्लियर?
क्या सस्टेनेबल है? कैसे सस्टेनेबल? क्वेश्चन में उसने कोई ऐसी बात नहीं बताई जिससे हमें पता चले एनवायरनमेंट में नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, तो ये सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल है। कैसे सस्टेनेबल है? बता मेरे भाई, कैसे सस्टेनेबल है? और बताए नहीं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो एनवायरनमेंट पे एडवर्स इफेक्ट कर रही। क्लियर? चलिए, अब ये हमने टगर मॉडल भी कर लिया, अमेरिकन मॉडल भी कर लिया, लेकिन अमेरिकन मॉडल हमने डिस्कस क्लास में एक किया था क्वेश्चन, के नहीं किया था? नहीं किया था, ना करें, एक क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया। अच्छा कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। अच्छा कल इसका मतलब आपकी 2 रिटर्न असाइनमेंट है। एक ये सेल्फ, ये सेफ स्टोरेज लिमिटेड, ये टकर मॉडल है। ये टकर मॉडल है कि कौन सा है? ये टकर मॉडल। और क्वेश्चन नंबर 6 सेल्फ टेस्ट में वो अमेरिकन मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 6 रिटर्न फॉर्म में, दोनों क्वेश्चंस रिटर्न फॉर्म में और बाकायदा हेडिंग्स के साथ। और जिसने ये ना किया, मैं सही कह रहा हूं, मैं सही कह, और मैं गुस्से में कह रहा हूं, जिसने ये जिसने ये ना किया तो उसको सजा मिलेगी। रिटर्न फॉर्म में इन हेडिंग का देखिए, एक क्वेश्चन भी एक दफा अपने हाथ से कंप्लीट निकाले, आपको तसल्ली हो जाएगी कि कम से कम सारा ना से मुझे आधा तो आ गया। ठीक है, लेकिन सिर्फ हेडिंग नहीं लिखनी, एनालिसिस भी लिखना है उसमें। चलिए, ये 2 क्वेश्चन आपकी होम असाइनमेंट है। अच्छा एक चीज मुझे और बता दे, एक चीज और बता दे, बस 1 मिनट सिर्फ। हम कुछ टॉपिक न्यूमेरिकल के लेके चलने हैं और कुछ थ्योरेटिकल के, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फिर थ्योरेटिकल पे शिफ्ट, फिर न्यूमेरिकल, फिर इसके रीजन क्या, क्यों ऐसा करते हैं मतलब? ताकि आप जब न्यूमेरिकल टॉपिक करें तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ दिन मिल जाए आपको। मुझे बताइए, क्या आप समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की सफिशिएंट प्रैक्टिस हो चुकी है या भी मजीद दिन चाहिए? अगर हो चुकी है तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अगर मजीद दिन चाहिए तो नेक्स्ट चैप्टर थ्योरेटिकल स्टार्ट करेंगे। वोटिंग करवाना चाह रहा हूं, बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके ख्याल में हमें चैप्टर 12 और 17 की सफिशिएंट प्रैक्टिस हो चुकी है? बाकी इक्का दुक्का क्वेश्चन करते रहेंगे और अब हमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल टॉपिक की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। हाथ उठाइए। और कितने स्टूडेंट है जो कहते हैं नहीं अभी हमें मजीद प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए, नेक्स्ट थ्योरेटिकल टॉपिक होना चाहिए? तो क्या टास्क कर लेगा? चलिए ठीक है, ये फिर मैं खुद ही डिसीजन कर लेता हूँ। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।